हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमित है। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूएस डॉलर के बारे में कि कैसे यूएस डॉलर दुनिया की पावरफुल करेंसी बना। आखिर यूएस डॉलर ही क्यों, रुपया क्यों नहीं? आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। उन सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में है, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ऐसा क्यों कि यूएस डॉलर के पास इतनी पावर कैसे आई, इसकी चर्चा हम करेंगे। यही बताने के लिए आया है आपका दोस्त अमित। दोस्तों, दुनिया जिस दौर से गुजर रही है वो धीरे धीरे भयानक होता जा रहा है। हर इंसान पैसे की तंगी से जूझ रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं जिनके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, एक यूएस डॉलर पर भारतीय रुपये की वैल्यू कभी 75 हुआ करती थी, जो आज लगभग 82 हो गई है। यूएस डॉलर पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। क्यों यूएस डॉलर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है? इन सब के क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आज दुनिया इन्फ्लेशन की वजह से परेशानी में है। दोस्तों, 3 कारणों ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है, जिसमें नंबर 1 पे है कोविड-19, नंबर 2 पे है रशियन यूक्रेन वॉर और नंबर 3 पर है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत ने सबसे पहले मनी कॉन्सेप्ट यूज किया था? पहले 6वीं शताब्दी में भारत सिक्के यूज करता था और आज पेपर करेंसी भी यूज होती है। भारत में पहली बार पेपर करेंसी 105 साल पहले बनी थी। सबसे पहली पेपर करेंसी 1 रुपये की थी, जिसको 1917 में लागू किया गया था, जब दुनिया पेपर करेंसी का कॉन्सेप्ट यूज कर रही थी। उसी समय पूरी तरह यह नोट ब्रिटिश था, पर यह भारतीय नोट नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भारत की बात क्यों कर रहा हूँ, मुझे बात तो यूएस डॉलर की करनी है। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको यूएस की करेंसी के बारे में जानना है तो आपको भारत का थोड़ा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। भारत में पहला नोट आज़ादी से पहले बना था, जब ब्रिटिश शासन था। इसका यूज भी होता था। अब यूएस भी ब्रिटिश शासन का गुलाम था, भारत की तरह। लगभग 200 साल ब्रिटिशर्स ने यूएस पर राज किया था। पर जब यूएस आज़ाद हुआ तो ये इतनी जल्दी पावरफुल कैसे बन गया कि कुछ ही दशकों में इसने यूके की इकोनॉमी को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। हालांकि और देशों के लोगों में भी आज़ादी का जोश था, पर कोई और देश ऐसा क्यों नहीं कर पाया? तो सवाल ये है कि यूएस ही क्यों और कैसे? बात यह है कि 1776 में जब यूएस आज़ाद हुआ तो वहाँ के गवर्नर पर कई जिम्मेदारियां थी। उन्हें अपने देश को ऊपर उठाना था और कई नए इनिशिएटिव भी शुरू करने थे, जो उनके लोगों द्वारा चुने गए होते और उनके लोगों के लिए होते। इन्हीं इनिशिएटिव में से सबसे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव था अपने देश की करेंसी को प्रोड्यूस करना। और ज़्यादा देरी किए बिना उन्होंने एक एक्ट बना दिया था, जिसे कॉइनेज एक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से यूएस को खुद की करेंसी मिली थी, यानी यूएस डॉलर। हालांकि भारत से कंपेयर करने पर इसमें एक अंतर मिलता है। जिस तरह भारत के पास पहले से ही रुपए का एक नोट आ चुका था, उस तरह यूएस के पास ऐसा कुछ नहीं था। यूएस को कोई आइडिया नहीं था कि उनकी करेंसी कैसी होनी चाहिए और कैसे वो इसे पूरे देश में फैला पाएंगे। ये उनके लिए बिल्कुल शुरुआती दौर था। उन्हें उलझन हो रही थी, तो उन्होंने सॉल्यूशन निकालते हुए एक शॉर्टकट अपनाने का सोचा। उन्होंने ये किया कि अपना डिजाइन बनाने की बजाय किसी दूसरी करेंसी का लोकल वर्जन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। वो करेंसी थी स्पेनिश डॉलर। ये करेंसी अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बड़े हिस्से में सदियों पहले से बहुत ज़्यादा यूज हो रही थी। लेकिन स्पेनिश डॉलर ही क्यों? करने को तो वो ब्रिटिश पाउंड को ही एक नए रूप में यूज कर सकते थे। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय यूएस को करेंसी का कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही कई करेंसी यूज होती रहती थी, जैसे मैक्सिकन पेसोस, स्पेनिश डॉलर। ये पॉपुलर करेंसी थी। तो यूएस डॉलर को पूरे देश में सर्कुलेट कराने की जो प्रॉब्लम थी वो इससे दूर हो रही थी, और यूएस डॉलर को इनके साथ यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी ब्रिटिश पाउंड को यूज करने की तो कोई आज़ाद देश नहीं चाहेगा कि आज़ादी के बाद भी वो ब्रिटेन की करेंसी यूज करे।
अब दोस्तों, एक ही देश में इतनी करेंसी को ऑपरेट करना कहीं ना कहीं तो पेचीदा काम हो सकता है ना, लेकिन नहीं, ये इतना भी मुश्किल नहीं था जितना लगता है। दरअसल यहाँ पर ऐसा होता था कि अगर किसी के पास यूएस डॉलर था तो वो उसकी जगह स्पेनिश डॉलर को आसानी से ट्रेड कर सकता था, या फिर उल्टा। वैसे अगर गौर करें तो आज भी ऐसा होता है, बस आज इस प्रोसेस को एक्सचेंज का नाम दे दिया गया है, जहाँ पर एक करेंसी को दूसरे में एक्सचेंज किया जाता है और फिर आगे लोग उसे जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। पर फिर वो क्या एक बात थी जो इस प्रोसेस को आज के प्रोसेस से अलग बना रही थी? उस समय होने वाला ट्रेड आज के एक्सचेंज से कैसे अलग है? मान लीजिए ₹1 और डॉलर को एक्सचेंज करना चाहे तो एक्सचेंज तो कर हो जाएगा, पर क्या आप यूएस डॉलर को हर जगह इस्तेमाल कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पूरे भारत में लीगली सिर्फ भारतीय रुपये को यूज किया जा सकता है। इसी तरह शुरू में प्रावधान था कि यूएस डॉलर को आसानी से स्पेनिश डॉलर या मैक्सिकन पेसोस की जगह भी यूज किया जा सकता था। पर साल 1857 में जो कॉइनेज एक्ट अमेंड होकर आया था, उसके बाद सिर्फ यूएस डॉलर को पूरे देश में यूज होने की प्राथमिकता दे दी गई थी। ऐसा होने का एक कारण यह भी था क्योंकि तब तक उन लोगों को बहुत वक्त मिल गया था खुद की करेंसी को देश में लोगों तक पहुंचाने के लिए, यानी अब यूएस डॉलर पूरे देश में फैल गया था। फिर मैक्सिकन और स्पेनिश सर्कुलेशन बंद कर दिया गया था। यूएस डॉलर ग्रो कर रहा था मध्यम गति से अपने देश में, पर बात यह है कि यूएस डॉलर को वर्ल्ड की टॉप करेंसी बनने के लिए 20वीं सदी तक इंतजार करना पड़ा। 20वीं सदी, जैसा कि आप जानते हैं, वर्ल्ड वॉर। 20वीं सदी में वर्ल्ड वॉर हुआ था। ये ऐसा दौर था जब पूरी दुनिया में अच्छे और बुरे बदलाव देखने को मिले। एक तरफ इंसानियत पर इंसानों द्वारा आतंक हो रहे थे और दूसरी तरफ इसी वक्त के दौरान ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी बन रही थी जो आने वाले जनरेशन की जिंदगी को आसान करने वाली थी। और यही वो दौर था जब यूएस ने सबसे ज्यादा सबसे तेजी से ग्रोथ की थी, साथ ही उसके यूएस डॉलर ने भी। तो यूएस डॉलर को दुनिया की सबसे शक्तिशाली करेंसी बनाने से पहले यूएस ने अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया था। इस बात को यूएस पहले ही समझ गया था, इसलिए उसने खुद को बिल्ड करना शुरू कर दिया था और इसके लिए उसने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों का ही पूरी तरीके से इस्तेमाल किया था। यूएस ने इतनी खूबसूरती से इस वक्त को इस्तेमाल किया कि जहां पर दूसरे देश इस दौरान नष्ट हो रहे थे, वहीं यूएस ग्रो कर रहा था। वो क्या स्ट्रेटेजी थी जो यूएस ने अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए सीक्रेटली यूज की थी? क्या आज कोई और देश ऐसा कर सकता है या नहीं? इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक छोटे से इंसिडेंट ने, यानी कि एक आदमी की मौत से एक ऐसी लड़ाई हुई जो 2 करोड़ लोगों की मौत का कारण बनी। वर्ल्ड वॉर 1 साल 1913 में शुरू हुई थी, जिसका शुरुआती कारण था एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड का मारा जाना। ये एक असैसिनेशन था जो कि एक सर्बियन नेशनलिस्ट गैब्रिलो प्रिंसिप द्वारा किया गया था। प्रिंसिप ने फर्डिनेंड को उसकी वाइफ के साथ जान से मार दिया था। वैसे तो प्रिंसिप फर्डिनेंड की वाइफ को नहीं मारना चाहता था, उसको इसका पश्चाताप भी था। अगर जान से मारने की बात आती तो वो तो किसी को मारना सही नहीं है। अब आप सोचोगे कि दोनों देश आपस में बात करके इसको सॉल्व कर लेते। हालांकि सॉल्व करने की कोशिश भी की गई थी, पर फिर भी बात नहीं बनी और अंत में इसने वर्ल्ड वॉर की ओर मुंह कर लिया। फर्डिनेंड की मौत की बात इतनी बढ़ गई कि जो लड़ाई सिर्फ 2 देशों की थी, अब उसमें दूसरे देश भी इन्वॉल्व होने लगे थे, जैसे कि साथी देश ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी और सर्बिया के साथ रसिया। और ऐसे ही देखते देखते ये लड़ाई जंग में बदल गई और जब लोगों को इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस जंग का इतनी जल्दी फूट जाना, और वो भी इतने बड़े लेवल पर, किसी भी देश को इसका अंदाजा नहीं था, जिस वजह से कोई भी देश इसके लिए तैयार नहीं था। और बाद में इसका परिणाम यह रहा कि पूरी दुनिया में रिसोर्सेज की कमी आ गई थी। यहाँ तक कि वॉर के कई सालों बाद तक कई देशों में भारी महंगाई और भुखमरी जैसी आपदाएं देखने को मिली थी। पर इन सब में यूएस कहाँ था?
यूएस सब कुछ होते हुए दर्शक की तरह देख रहा था, या कह सकते हैं कि वो न्यूट्रल स्टैंड रखा हुआ था और चालाकी से अपना काम कर रहा था। जब ये सब हो रहा था, उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन थे, जिन्होंने बड़ी चतुराई से अपने देश को काफी समय तक न्यूट्रल बना के रखा। इससे ये हुआ कि जहां पर दूसरे देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी मिलके रशियन, फ्रांस और ब्रिटेन से बढ़ रहे थे, जहां पर ये देश अपने आप को नष्ट और कमजोर कर रहे थे, वहीं पर यूएस पर इन सब का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि इसकी वजह वो कुछ ऐसे एस्पेक्ट पर काम कर रहा था जिससे वॉर और एक्सटेंड हो रही थी। यानी कि वॉर के दौरान होने वाले जो भी सप्लाई लाइक वेपन्स, वो इन सब को प्रोवाइड कर रहा था। वो तो आज भी देखा जाता है कि कैसे यूएस दुनिया का सबसे बड़ा वेपन्स का एक्सपोर्टर बना हुआ है। वॉर के बाद ऐसा लगभग 3 साल तक चलता रहा। इस दौरान यूएस की एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ गई थी। जब वॉर आखिरी चरण में पहुंच रही थी, तब यूएस ने निर्णय लिया वॉर में उतरने का। और दोस्तों, ये सोचने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि जब यूएस वॉर में कूदा तो वो पूरी तरीके से तैयार था। नहीं, इतने समय से ऑब्जर्व करने के बावजूद शुरू में तो यूएस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, लड़ना किस तरफ से है। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे उसने वॉर में अपनी एक अच्छी पकड़ बना ली थी। वॉर में अपनी जीत को एश्योर करने के लिए उसने कुछ न्यू एस्पेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया था। जैसे कि वॉर के लिए सबसे पहले जरूरी था कि वो अपने रिसोर्सेस और मजदूरों की वॉर में पड़ रही जरूरतों को पूरा करे। इसके लिए वुडरो ने कोल माइंस और रेलवे को नेशनलाइज कर दिया था। इसके अलावा वुमेन को प्रोत्साहित किया कि वो आगे आए और आदमियों की जगह काम करें, और बदले में आदमी, खासकर नौजवान, वो अपना कंट्रीब्यूशन मजदूरी और बैटलफील्ड में देंगे। ये सब बड़े बड़े बदलाव एक के बाद एक किए गए। लगभग 1 साल बाद जब वॉर बंद हुई, आखिरी परिणाम देखने लायक था। इस वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान जर्मनी का हुआ था। आखिर में वॉर का एक लौता कारण जर्मनी को डिक्लेयर कर दिया गया था, और यह सब हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के नाम पर। यह ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स केवल 4 देशों द्वारा लिखी गई थी, जो थे फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, यूएस। जब इस ट्रीटी को ऑथराइज करने के बाद जजमेंट में सुनाया गया, तो इसमें यह साफ लिख दिया गया कि इस बार के लिए सिर्फ और सिर्फ जर्मनी जिम्मेदार है, जिसको देखते हुए उसे यह आदेश दिया गया कि वो सारी जमीनें जो जर्मनी ने कैप्चर की थी और उसके द्वारा जो भी नुकसान हुआ था, उसकी पूरी भरपाई जर्मनी को करनी पड़ेगी। यह भरपाई का अमाउंट जब गिना गया तो उस वक्त 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स में आया था, यानी कि आज के लगभग 270 बिलियन यूएस डॉलर्स से भी ज्यादा। वॉर के दौरान हुआ खुद का नुकसान छोटा नहीं था, पर अब दूसरों को हुआ नुकसान चुकाना जर्मनी को फाइनेंशियली पूरी तरीके से तोड़ने वाला था। इसलिए कर चुकाने के लिए जर्मनी ने और देशों से लोन लेना शुरू कर दिया था, जिसमें इंक्लूड थे स्विट्जरलैंड, यूएस, ब्रिटेन। सब में यूएस ने जर्मनी को भारी मात्रा में लोन दिया था। दोस्तों, आपको याद ही होगा, भारत का पहला नोट 1917 में बना था। तो वो क्यों और कैसे बना, उसका कारण हमें अभी पता चलेगा। असल में अब तक बहुत सारे देशों ने गोल्ड को एक स्टेबल करेंसी के तौर पर माना हुआ था। अगर 2 देशों के बीच में कोई ट्रेड होता तो वो गोल्ड यूज करते थे, पर जब वॉर हुई तो उन्हें रियलाइज हुआ कि गोल्ड बहुत जल्दी खत्म हो रहा था और ज़्यादा वक्त तक नहीं चल पाएगा। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे पेपर करेंसी निकालनी शुरू कर दी थी। हालांकि यूके ने गोल्ड का यूज करना नहीं छोड़ा था, इसीलिए बाकी देशों के मुकाबले वो देर तक गोल्ड को ही स्टैंडर्ड करेंसी के तौर पर मान रहा था। पर धीरे धीरे उसे भी ये गलती का एहसास हुआ, जिसके चलते वो धीरे धीरे कमजोर भी पड़ रहा था, जिसके बाद आखिर में उसने भी पेपर करेंसी का यूज करना शुरू कर दिया था। और बस यही कारण था कि उस समय ब्रिटिश शासित भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिला और भारत में भी पेपर करेंसी शुरू हो गई थी। तो जहां पर यूके जैसे कई देश वर्ल्ड वॉर 1 के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाए थे कि साल 1939 में दूसरे वर्ल्ड वॉर का आगाज हो गया। पर जब दूसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो उस समय भी यूएस पहले की तरह
बहुत देर बाद ज्वाइन करता है, तब जब पर्ल हार्बर का इंसिडेंट होता है। पर्ल हार्बर एक ऐसा इंसिडेंट था जिसके लिए यूएस बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसमें हुआ ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था और इसमें यूएस जापान का गले का कांटा बना हुआ था। तो जापान ने सोचा कि क्यों ना यूएस पर ही अटैक कर। पहले तो उसने पर्ल हार्बर नेवल बेस पर एक सरप्राइज अटैक कर दिया, ये सोचकर कि यूएस उससे नेगोशिएट कर लेगा। पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा, क्योंकि इसके बाद यूएस डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व हो गया और आगे जाकर उसने हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक करवाया। यूएस के वॉर में इन्वॉल्व होने से एक नया रिजल्ट आ गया था और साथ ही में एक नया एग्रीमेंट भी। ये एग्रीमेंट यूएस के लिए गेम चेंजिंग एग्रीमेंट साबित होता है, जो यूएस को ऑफिशियली सुपर पावर बना देता है। ये एग्रीमेंट था ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के पीछे ये कहानी है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वेपन्स की नीड हो रही थी, तो यूएस उनकी नीड पूरी कर रहा था और इसके बदले में जो वो पेमेंट ले रहा था वो गोल्ड था। वैसे तो गोल्ड का इंटरनेशनल एक्सचेंज कोई बड़ी बात नहीं थी, पर इसके पीछे यूएस की एक अलग स्ट्रेटेजी थी। वो ये कि दुनिया का ज़्यादातर गोल्ड यूएस के पास आ रहा था। पर इसका फायदा क्या हुआ, एक थॉट प्रोसेस से समझते हैं। दोस्तों, वॉर को ख़त्म हुए कुछ साल हुए हैं और देश रिकवर हो रहे हैं, उनकी जीडीपी फिर से बढ़ रही है और भुखमरी कम हो रही है और अब वो तैयार है फिर से गोल्ड किसी भी दूसरे देश के साथ ट्रेड करने के लिए या यूज करने के लिए। पर अब वो ये नहीं कर सकते थे क्योंकि ज़्यादातर गोल्ड तो यूएस के पास था। इसी का रिजल्ट था ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट पर 44 देशों ने ये कहते हुए साइन किया था कि अब से दो देशों के बीच में जो खरीदारी होगी वो यूएस डॉलर में ही होगी और ये यूएस डॉलर को दुनिया की एक स्टैंडर्ड करेंसी बनाने में एक बहुत बड़ा स्टेप था और इसी तरीके से यूएस डॉलर दुनिया की पावरफुल करेंसी बना। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी बात खत्म होती है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।